नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आपने देखा कि 3 दिसंबर यानी कल जो बीता हुआ कल है, पांचों राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें 4 राज्य मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना बिल्कुल सुर्खियों में था। और जैसा अनुमान बताया गया था, कांटे का टक्कर चल रहा था सब जगह। ये बात चुनाव से पहले की है। और मैं आपको बता दूं कि जब जब बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा, कुछ मेहनत करती है, तो हमारी चैनल, हम सब जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो मोटिवेशन के लिए उन्हें पीठ ठोकते हैं, उनके कार्य की तारीफ करते हैं। लेकिन कल के रिजल्ट में कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकला। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यह देखी गई कि जो बहुजन समाज पार्टी है, यह स्ट्रगल कर रही है। पिछले कई वर्षों से अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आता तो ये मिराकल होता, एक चमत्कार होता कि बसपा के फिर पुराने दिन लौट गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भाजपा पूर्ण बहुमत से तीनों राज्य में आ गई। तेलंगाना में भाजपा का तो अपना कोई जनाधार था नहीं, वो बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे और बीआरएस चुनाव हारी है, ना कि भाजपा। और वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है। रही बात यह कि मत प्रतिशत तेलंगाना में बसपा के अच्छे आए हैं, बाकी जगह भी अच्छे आए हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी हर जगह, कि जो वोट गिरा है, जो गिनती निकल कर आई है, बसपा के प्रत्याशी से कहीं ज्यादा नोटा पे बटन दबाया गया है। तो यह बहुजन समाज एवं बहुजन समाज पार्टी को सोचने के लिए एक चिंताजनक विषय बन चुकी है। सोचना होगा और चुनावी राजनीति में उद्योग धंधे की तरह उतरना होगा। पहले क्या होता था, जैसे हमारा जब लोकतंत्र बना, देश का संविधान बना, तो यह व्यवस्था दी गई कि जनप्रतिनिधि जो बनेंगे वो जनता के बीच जाएंगे, जनता से अपना वोट मांगेंगे, अपने कार्य की व्याख्या करेंगे और जनता उन्हें वोट देगी। लेकिन अब जो चुनावी प्रणाली वैसी नहीं रही है, बिल्कुल उद्योग का रूप ले लिया है। अगर आपके पास नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, लोगों की जमात बिल्कुल पैरेलल सब जगह बिछे हुए नहीं है, बूथ मैनेजमेंट नहीं है, जो बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता डिवोटेड कार्यकर्ता नहीं है, जो बिल्कुल दिल से जान लगा दे। एक विधानसभा में करीब करीब 200 बूथ होता है। उस 200 बूथ के ऊपर आपके पास पोलिंग एजेंट है, हर जगह व्यक्ति मौजूद है या नहीं है, यह सब कुछ मायने रखता है। और रही बात ये, जो आर्थिक रूप से सक्षम पार्टियां नहीं हैं, जिनके पास केवल सिद्धांत बोलने के लिए है, बताने के लिए है, अपने समाज को अधिकार सुरक्षा की बात करने के अलावा उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वह इस नेटवर्क की लड़ाई में, ये चुनावी उद्योग में पिछड़ जाते हैं। हम इसे चुनावी उद्योग ही कहेंगे, जहां पर वोटिंग बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा हो, प्रशासन जिसके हाथ में हो। कहने का तात्पर्य है, पैसा भी है उनके पास, पावर भी है उनके पास, सब कुछ है, और आपके पास व्यक्ति प्रत्येक बूथ पर खड़ा होने वाला नहीं है। तो केवल सिद्धांत और महापुरुषों के नाम 2-4 फोटो लगाकर आम समाज में जाकर, बहुजन समाज में जाकर, क्या आपको लगता है क्या वोट ले लेंगे? ये जो 4 राज्यों का जो चुनाव का परिणाम आया है, करीब करीब ऐसा ही परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। यह एक सेमीफाइनल कहा गया है टीवी मीडिया के लिए और भाजपा के लिए, यह उत्साहवर्धक है। लेकिन विपक्ष के लिए हतोत्साहित भी नहीं होना है। कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी
कि हमें सबको लेकर चलना है। वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग कर रहे हैं, वो सबकी सुनेंगे, क्योंकि एक झटका लगा है। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में, अगर आप जिस मोबाइल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि या तो वह एयरटेल का सिम होगा या जियो का सिम होगा। रही बात ये उद्योगपति, या तो अडानी है या अंबानी है। और इस देश में राजनीतिक दल या तो भाजपा है या कांग्रेस है। ये सब सोचने वाली बात है कि दो धड़े में हमारा देश बंटता जा रहा है। और जिस बहुजन समाज, एक बड़े समाज की बात आप करते हैं, गरीब तबका की बात करते हैं, वह गरीब तबका एक जरूरतमंद तबका है। जरूरत आखिरी मंजिल पर घुंघरू बांध लेती है, पैसे पर बिक जाती है, सब कुछ होता है और यह उनकी जरूरतें हैं। कारण उनको अपने बच्चों को देखना पड़ता है। वोट देंगे, आप विधायक बनेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? और जब जब आपको मौका मिला, आपने उन्हें क्या दिया? ये सब सोचने वाली बात है। आज भाजपा ताकत में क्यों है, पावर में क्यों है? कोई जवाब देगा कि पिछले 30 वर्षों से बिहार में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार भी ओबीसी है, तेजस्वी यादव भी ओबीसी है, लेकिन बिहार के ओबीसी समाज को आखिर मिला क्या है अभी तक 30 वर्षों में? आज जब आपकी जड़ें हिल रही है, जनाधार खिसकने पे आ गया, तो आप प्रलोभन भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के थे मुख्यमंत्री, लेकिन ओबीसी से थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में उन्होंने ओबीसी को क्या दिया? ये कड़वी सच्चाई है। और ये कड़वी सच्चाई आपको स्वीकार करना होगा। हम मीडिया के जरिए जो भी बोल लें, आपको मोटिवेट करने के लिए हक सुरक्षा की बात करें, आपको आगे आने की बात करें। हमने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके संगठन को, उनके कार्य की खूब सराहना की, चुनाव से पहले खूब सराहना की, ताकि ये किसी तरह सत्ता में आ जाए और सत्ता परिवर्तन हो, बहुजन समाज की सत्ता आए, सब अपने हक अधिकार के लिए लड़े। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ओबीसी से आते हैं। उन्होंने क्या किया? क्या 5 साल के शासनकाल में SC ST राजस्थान में पिटा नहीं? क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं हुए? वो कब बदला लेंगे? केवल आपके मीडिया पे, आपके जितने भी है छोटे मोटे जो भी संगठन है, आप मीटिंग करके आप ये कह देंगे हम आपके जाति के हैं, हमें बहुजन समाज की सत्ता लाना है। और बहुजन समाज के ही तो थे अशोक गहलोत। उन्होंने क्या परिवर्तन कर दिया? ये कड़वी सच्चाई है। और रही बात ये, अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी ओबीसी से ही है। उन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के ओबीसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, गिनती करा दीजिए। जनता बदला जरूर लेती है, और जब अपने घर का बच्चा नालायक हो तो पड़ोसी का बच्चा भी प्यारा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य है, भाजपा इस हिसाब से जो अभी रिजल्ट आया है, 2024 में भी लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत से आएगी। और आप देखते रह जाएंगे, अगर अपना नेटवर्क नहीं बनाया, अपना बूथ मैनेजमेंट नहीं बनाया, चुनावी शैली को, कार्यशैली को, प्रणाली को अगर आपने नहीं बदला। आप जब थे तब थे, बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, न्यू जनरेशन आपके जलवे को नहीं देखा है। आप सोचिए इस पर जरूर, क्योंकि जो आपका जलवा था। और रही बात ये बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कह रहा हूं कि मान्यवर काशीराम ने बहुत पसीना बहाया, आपने कितना पसीना बहाया? न्यू जनरेशन को कब दिखाएंगे अपना जलवा? कहने का तात्पर्य यह है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आपके लिए देश के संविधान बनाया और आपके लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि हमारे बच्चे घर में बीमार हैं और हम जा रहे हैं सम्मेलन में, हम जा रहे हैं मीटिंग में, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे समाज के हक की बात नहीं होगी। क्या आप अपना घर छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं समाज के लिए? ये भी कड़वी सच्चाई है। रही बात ये, जमाना बदला। हो सकता है कि मान्यवर काशीराम के समय में साइकिल थी तो वो साइकिल से यात्रा करते थे, घूमते थे। आपके पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप जब भी दिखते हैं स्टेज पर ही दिखते हैं, हमारे घर के चौखट पे तो कभी आप आते ही नहीं।
हमारे मोहल्ले में तो कभी आप आए नहीं, हालचाल पूछने कभी नहीं आए। जब कभी भी आपका दर्शन हुआ तो स्टेज पर हुआ, लंबी चौड़ी भाषणों के साथ हुआ। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। आप हमारा भाई बनकर कब हमसे मिलेंगे, ये जनता सवाल करती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि कल जो गिनती हुई, वोटों की गिनती हुई, आप लोग आस लगाए बैठे होंगे कि बसपा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, दिखता भी था। कहने का तात्पर्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2% के करीब करीब आसपास, कहीं 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ परसेंट और कहीं 2 पॉइंट मतलब 1.83% इस तरह से आया है राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। 3-3.5% जो है मध्य प्रदेश में भी आया है और तेलंगाना में 1-1.25% के करीब आया है। ऐसा ही काउंटिंग निकल के आया है। कहने का तात्पर्य वह पॉइंट भी कोई बड़ी चीज नहीं है। आश्चर्य तो इस बात की है कि हर जगह 4%, 5% वोट मिला करता था। परसेंटेज यानी मत प्रतिशत भी गिरा है और कैंडिडेट भी नहीं निकले। मात्र 2 कैंडिडेट राजस्थान में चुनाव जीते हैं, जबकि पिछली बार 6 कैंडिडेट जीते थे। 2 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में भी जीते थे, इस बार खाता भी नहीं खुल पाया। तो इसका मतलब यह है कि आपके सिद्धांत, आपके स्टेज के भाषण पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, आपसे दूर भाग रही है, कहीं और जा रही है, चाहे वो पैसे के लालच में जाए। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ईवीएम हैक हुआ है, लेकिन ये कहानी कब तक, इस रात की सुबह है या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। कहने का मतलब यह है ईवीएम जो है रुकेगा नहीं, 2024 के चुनाव में भी इस्तेमाल होगा। आपके नेता इतने बहुमत में है नहीं कि पार्लियामेंट में जाके प्रस्ताव रख दें कि ईवीएम जो है बंद किया जाए। विपक्ष इतनी ताकत में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ही आएगी। बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी को यह अंदेशा हुआ करता था, जैसे कि अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि हमारे कैडर वोट है। अब तो वो ये भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कैडर वोट में जो दिखा है, हम आपको बताते हैं, विधानसभा चुनाव को बड़ी बारीकी से हमने नोटिस किया है। नोटा पे ज्यादा बटन दबा है। निर्दलीय प्रत्याशी को भी 5-6 हजार वोट आता है। आपको देखकर जब लिस्ट देखेंगे, कहीं 700, 800, 1000 इस तरह के वोट अगर एक विधानसभा में बसपा को मिलता है, तो इसका मतलब वह कौन सा प्रत्याशी था जिसके अपने घर के व्यक्ति भी वोट नहीं दिया, उसके अपने मोहल्ले के व्यक्ति भी वोट नहीं दिया। आप वार्ड सदस्य का जो चुनाव लड़ते होंगे, गांव के प्रधान का, वह भी इससे ज्यादा वोट प्राप्त करता है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि बसपा में किस टाइप के कैंडिडेट दिए गए, उसकी चयन प्रक्रिया क्या थी, अथवा बहन मायावती जी के इर्द गिर्द जो भी नेता हैं वह इस सच्चाई से दूर रहते हैं। और ये जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, ये झंडा है, कब तक खड़ा रहेगा? हो सकता है कि अगर इसी तरह से गिरता जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा छिन जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा छिन सकता है, जो हालात बन रहा है। कहने का तात्पर्य है बहुत बड़ा संगठन DS4 था, बसपा बनी, बहुजन समाज के हक के लिए बसपा ने खूब लड़ाई लड़ी है। इतिहास काफी गौरवान्वित है। आप गर्व कर सकते हैं अपने महापुरुषों पे भी, मेहनत कश जो भी हमारे नेता हुए उनके ऊपर भी गर्व कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो काम करने वाले हैं वो सबके सब डुबाकर रख देंगे। हो सकता है कि बहुजन समाज के बाकी जो राजनीतिक दल होंगे वो भाजपा के चुनाव जीतने से ज्यादा बसपा के चुनाव हारने से खुश हो रहे होंगे। ये हो सकता है, क्योंकि आपस की जलस है कि हम नेता बने तो हम नेता बने। लेकिन सत्यानाश तो कर लिया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, नीतीश कुमार भी कैंडिडेट दे दिए थे, समाजवादी पार्टी भी दे दिए थे, बहुजन समाज पार्टी तो वहां से हमेशा देती रही है। कांग्रेस ने भी जो है कहा कि नहीं, अकेले फुल मैंडेट से हम आ रहे हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सबको दिन में तारे दिख गए, भाजपा निकल गई। और ऐसा ही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सब आदमी चुनाव लड़िए अपने अपने झंडा, अपने अपने निशान से,
भाजपा बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर देगी। हो सकता है कि जो 1985-86 में जो चुनाव हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उनको 543 सीट में 400 से ऊपर आ गया था, कैंडिडेट जीत के आए थे संसद में। ऐसा तो नहीं कि 2024 में भाजपा 400 सीटें पार कर जाए। अगर यही हालात विपक्ष की रही तो सब खड़े हो जाते हैं, सब अपने आप को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, छोटा मानने को कोई तैयार ही नहीं है। सबने कैंडिडेट दिया, प्रयोग कर लिया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह आपने प्रयोग कर लिया। अब एक प्रयोग की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट भी दे, अगर लोकसभा में भी, तो उस लोकसभा कैंडिडेट को 3 महीने पहले पूछ ले कि आपके लोकसभा में 1500, 1000, 1200 कितने बूथ हैं। हम उन 1200 बूथ यानी पोलिंग एजेंट का चेहरा देखना चाहते हैं। दिखाइए, सम्मेलन करवाइए। 1200 आदमी को भोजन कराने के पैसे आपके पास हैं अथवा ना है, अथवा चुनाव से पहले कह दे कि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, हम चुनाव में नहीं उतर सकते क्योंकि इतने मजबूत हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारा नेटवर्क नहीं है। ये कह ले। अगर केवल फॉर्मेलिटीज के तौर पे किसी भी कैंडिडेट को नामांकन पत्र और अपना टिकट दे देना, यह तो समाज भी धोखे में रहती है, हतोत्साहित होती है। जो लोग संगठन से जुड़े हुए होते हैं, जो समाज के प्रति आशावान होते हैं, उनको काफी ठेस पहुंचती है। तमाम नेताओं को इस बात के लिए सोचना होगा, और जो युवा इससे जुड़े हुए हैं उनको भी सोचना होगा कि राजनीतिक दल चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने से पहले सभी सीट का आकलन करे, व्यक्ति का आकलन करे, क्योंकि यह मिशन नहीं है, यह लड़ाई जो है सामाजिक अब नहीं रह गई। अब यह उद्योग धंधे वाली लड़ाई हो गई। जिसके पास धन बल होगा, जनबल होगा, सारा व्यवस्था होगा, वह चुनाव जीतेगा। कहने का तात्पर्य है, सपा और बसपा गठबंधन में थी 2019 में। दोनों पार्टी एक दूसरे पर नजर रखे हुए थी, और जो कैंडिडेट थे उनके पास भी अपना एक नेटवर्क था, इसलिए 10 सीट आया था। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आप खामखा कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो आपके पीछे लोग आते हैं नामांकन करने के लिए और उम्मीदवार बनने के लिए, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, तो चुनाव हारने आते हैं, आपको शर्मिंदगी देने आते हैं और कुछ नहीं। बहुजन समाज को इसके लिए सोचना होगा, और खास करके भारत का जो विपक्ष है, अगर वह एकजुट नहीं होता है, खुद में खुश रहने वाला है कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो चुनाव हार जाएगा। और एक बात और बता रहा हूं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अगर यह सोच रहे होंगे कि बिहार में जाति के आधार पर हम संगठित हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार में भी भाजपा जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। कारण, ये जातिगत जनगणना जो हुई, इसका कोई पूर्ण लाभ नहीं मिला। और क्या कांग्रेस अब भी जातिगत जनगणना की बात करेगी? क्या वो अपने बातों पे कायम रहेगी? ये जात पात करके जनता सब समझ रही है, सबके हाथ में मोबाइल है, पढ़ी लिखी जनता है। जब तक आपके पास ठोस योजना, ठोस नेटवर्क नहीं होगा, जनता को आप कन्विंस नहीं करेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। खूब जात पात कीजिए, जो देवी देवताओं की बुराई कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जनता की समस्याओं के बजाय आप रामचरितमानस की व्याख्या कीजिए, जनता आपको इसी तरह से पटकनी देती रहेगी और आगे किसी लायक नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर हमारे विपक्ष के नेताओं को समझ में आनी चाहिए कि निरर्थक और बेकार की बात में जनता का भी समय ना खराब करें और अपना भी नहीं। अगर भाजपा से लड़ना है तो संगठित होना पड़ेगा, और उसमें भी एक मुद्दा होना चाहिए, उस गठबंधन में भी भाई किसके किसके पास अपना नेटवर्क है। जो आप लोग टिकट मांग रहे हो, जो आप लोग कह रहे हो हम इतने सीट पर लड़ेंगे, हमें 10 सीट चाहिए, हमें 20 सीट चाहिए, तो 20 सीट का नेटवर्क साबित कर दीजिए। भले ही चुनाव आप हारे हुए हैं, इतने लोग हैं मैनेज करने के लिए। अगर आपके पास मैनेज करने के लिए लोग हैं, तो मेरा भी समर्थन आपके साथ है। अगर लोग ही आपके पास नहीं है, तो आप किस बात का इतने सीट मांग रहे हो? कहने का मतलब, हमारे आदमी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो? यह सवाल होना चाहिए उस गठबंधन में भी।
जो गठबंधन पार्टनर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नेटवर्क नहीं और आप अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट खींचने की कोशिश करते हैं और फिर चुनाव हार के आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद कह देंगे इनका आदमी का वोट नहीं आया, उनके आदमी का वोट नहीं आया, इनका पार्टी का वोट हमें नहीं मिला, उनके पार्टी का हमें वोट नहीं मिला। ये सारी बात घुमाने फिराने वाली होती है। जिसका नेटवर्क मजबूत, जिसके कार्यकर्ता जगह जगह है, हर बूथ पर उपस्थित है, वह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जिनका कार्यकर्ता हर बूथ कमेटी में नहीं है, हर बूथ पर नहीं है, वो चुनाव हारेंगे। क्योंकि चुनाव की हार वही होती है जहां आप अनुपस्थित होते हैं और जो उपस्थित होता है वो उसका फायदा लेता है। भाजपा के लिए मैं आपको बता दूं कि भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित होते हैं और एक भाजपा का कार्यकर्ता तो प्रशासन भी है, क्योंकि शासन में है, पावर में है, तो पावर तो वहां होती ही है, तो उनकी उपस्थिति हर जगह है। आपकी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। ले देकर विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा गठबंधन के साथ भी। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।